आज मैं आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के बारे में समझाने जा रही हूँ। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, अर्थात विपरीत अर्थ की अवधारणाएं हैं। सदियों से विश्व की शासन व्यवस्थाएं इसी प्रकार से जूझती रही हैं कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए अथवा विकेंद्रीकरण किया जाए। किंतु इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगी कि दोनों ही अवधारणाएं अपनी अपनी जगह अपनी अपनी विशेषताएं तथा गुण दोष लिए हुए हैं। इस संदर्भ में चार्ल्स वर्थ का कहना है कि पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण, एकरूपता तथा निश्चितता स्थापित करने की स्वाभाविक इच्छा तथा सरकारी प्रशासन को स्थानीय जन भावनाओं को ध्यान में रखकर शासन करने की जनता की मांग, इन दोनों में समन्वय स्थापित करना ही संगठन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अर्थात शासन में एक तरह से नियंत्रण, अनुशासन, एकरूपता रखने के लिए तो केंद्रीकरण की आवश्यकता होती है, किंतु प्रशासन में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए, जनता की मूल्यों को, एक तरह से भावनाओं को सम्मान देने के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। अतः इन दोनों में सामंजस्य बिठाना ही एक प्रशासन का, संगठन का एक लक्ष्य होता है। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण मुख्य रूप से संगठन में निर्णय लेने की शक्ति तथा भौतिक सुविधाओं के अभाव एवं बिखराव को स्पष्ट करते हैं। हेनरी फ्योल के शब्दों में, जिसे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वह केंद्रीकरण होता है तथा जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए वह केंद्रीकरण कहलाता है। इसी प्रकार एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं तथा ठीक ही इसके विपरीत उच्च से निम्न की ओर व्यवस्था विकेंद्रीकरण कहलाती है। लुइस एलन के शब्दों में केंद्रीकरण से आशय उस स्थिति से है जिसमें किए जाने वाले कार्य के संबंध में अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा नहीं लिए जाते हैं जो कार्य कर रहे हैं, अपितु संगठन में उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण की स्थिति में अधिकारों का प्रत्यायोजन स्थायी रूप से उनको कर दिया जाता है जो कार्य का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में भी अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि विकेंद्रीकरण में भी सत्ता उच्चतम से निम्न तल की ओर जाती है, विकेंद्रित होती है, वो विभाजित होती है, और प्रत्यायोजन में भी सत्ता उच्च से अधीनस्थ की ओर हस्तांतरित होती है। अतः विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में के अंतर को विवेचित करना अनिवार्य है। सामान्य प्रयोजन तथा विकेंद्रीकरण या सामान्य प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण एक दूसरे से मिलती जुलती अवधारणाएं होती है, क्योंकि दोनों ही अवधारणाएं अधीनस्थों को सत्ता देने की वकालत करती हैं, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर दोनों अवधारणाओं में है। पहला, प्रत्यायोजन का अर्थ किसी दूसरे को अधिकार, कार्य तथा क्रियात्मक रूप से कुछ अधिक दायित्व सौंपने से है, जबकि प्रत्यायोजन में अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी अर्थात सत्ता प्रदर्शित करने वाले का ही बना रहता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन में अधिकार दिए जाते हैं वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि कुछ शर्तों के अधीन कार्य करता है तथा अधिकांश अंतिम निर्णय उच्च अधिकारी के हाथों में रहता है।
जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकार दिए जाते हैं, वह पूर्ण स्वतंत्र भी होता है तथा अंतिम रूप से उत्तरदायित्व भी निभाता है। विकेंद्रीकरण एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें एक व्यक्ति के बजाय संपूर्ण संस्था या निकाय स्तर को सत्ता दे दी जाती है, जबकि प्रत्येक जिन की अवधारणा अधिकांशतः व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों को स्पष्ट करती है। इस प्रकार प्रत्यायोजन की प्रकृति पूर्ण प्रशासनिक एवं सीमित है, जबकि विकेंद्रीकरण की प्रकृति राजनीतिक, प्रशासनिक तथा भौगोलिक होते हुए स्पष्ट या व्यापक दिखाई देती है। प्रत्यायोजन सीमित, अल्पावधि, आंशिक, अप्रत्यक्ष तथा विशिष्ट हो सकता है, जबकि विकेंद्रीकरण व्यापक, स्थायी, पूर्ण प्रत्यक्ष तथा सामान्य रूप से सामान्य हो सकता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि प्रत्यायोजन में ऐसा नहीं है। वास्तव में प्रत्यायोजन का लक्ष्य संगठन में कार्यकुशलता लाना, अधीनस्थों को योग्य बनाना, शीघ्रता से कार्य संपादन करना तथा उच्च अधिकारी के कार्यों को कम करना है, जबकि विकेंद्रीकरण का लक्ष्य संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रसारित करते हुए अधीनस्थ इकाइयों को स्वतंत्रता देना होता है। प्रत्यायोजन में किसी की ओर से कार्य किया जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण में स्वयं की ओर से कार्य किया जाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में हम अंतर को स्पष्ट देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है विकेंद्रीकरण के प्रकार। विकेंद्रीकरण मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और दूसरा राजनीतिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक संगठन के अंदर अधीनस्थ विभागों, इकाइयों की सत्ता प्रदान करता है। स्पष्ट है, यह प्रत्यायोजन का अधिक सुधरा हुआ तथा लोकतांत्रिक स्वरूप है। प्रशासनिक संगठन में इस प्रकार विकेंद्रीकरण हो सकता है। ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर विकेंद्रीकरण, अर्थात जब संगठन में उच्च इकाई ठीक अपने से नीचे की इकाई को कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता देती है, तो यह ऊर्ध्वाधर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्षैतिज विकेंद्रीकरण यह समस्तरीय विकेंद्रीकरण प्रतीत होता है। इसमें समान स्तर के अधिकारी या प्रशासनिक इकाई अपने कार्य, अधिकार तथा निर्णय कर सकता है और दूसरों को स्थायी रूप से दे सकता है। इसका नेक्स्ट प्रकार है क्षेत्रीय तथा अथवा भौगोलिक विकेंद्रीकरण। जब कोई विभाग, प्रशासनिक संगठन अपने कार्यालय दूर दूर क्षेत्रों में स्थापित करके उन्हें कार्यक्रम में स्वतंत्रता देता है, तो यह क्षेत्रीय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है, जिसे विभिन्न कार्यालयों की संभागीय, आंचलिक, जिला स्तरीय कार्यालय देश में स्थित है। नेक्स्ट है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। जब कोई मंत्रालय या विभाग या संगठन अपने किसी कार्य को आधार बनाकर प्रत्यक्ष से उस कार्य को संपादित करने की इकाई बना देता है, तो यह कार्यात्मक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। भारत सहित अधिकांश देशों में लोक प्रशासन में यह विकेंद्रीकरण पाया जाता है। जैसे चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग की प्रथा स्थापित है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में प्रशासन के बजाय शासन के
स्तरों पर सत्ता विभक्त कर दी जाती है। राजनीतिक विज्ञान का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, जन भावनाओं तथा विभिन्न दिशाओं से है। भारत में कार्यरत पंचायती राज संस्थाएं राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सटीक उदाहरण है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार अपनी शक्तियां तथा कार्य प्रदान करती है। प्रशासनिक व केंद्र इन अवधारणाओं प्रशासनिक संगठनों में कार्यकुशलता लाने तथा कार्य को शीघ्रता एवं सरलता से करने के पक्ष में होते हैं, जबकि राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा शासन के प्रत्येक स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता तथा शासन संचालन में जनता की भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। विकेंद्रीकरण के गुण। स्वाभाविक है कि अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि विकेंद्रीकरण के गुणों के संबंध में, अर्थात विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अपने गुण दोष हैं। स्वायत्तता, कुशलता, प्रशासनिक कार्यों के संपादन के नाम पर किया जाने वाला विकेंद्रीकरण के अनेक लाभ हैं। पहला, जन भावनाओं के अनुकूल, अर्थात विकेंद्रित व्यवस्था में जनता स्वयं को शासन प्रशासन का एक हिस्सा मानती है, एक अपने अब स्वयं को महत्वपूर्ण अंग मानती है, अतः यह जन भावनाओं के अनुकूल है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। विकेंद्रीकरण में चूंकि सत्ता विकेंद्रित होती है, अतः यह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में सहायक होती है। कार्य का शीघ्र निस्तारण। चूंकि पद सोपान में यह संगठन की विभिन्न इकाइयों में सत्ता होती है, अर्थात निर्णय लेने की सत्ता होती है, आदेश देने की सत्ता होती है, निर्णय को क्रियान्वित करने का अधिकार होता है, अतः शासन और संगठन के प्रत्येक स्तर पर कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार प्रशासन में लोचशीलता। विकेंद्रीकरण का अपना यह गुण भी है कि विकेंद्रित व्यवस्था में सत्ता चूंकि प्रत्येक स्तर पे होती है, तो सत्ता में नियमों में कठोरता की बजाय लोचशीलता होती है। इसी तरह से नवाचारों को प्रोत्साहन। यदि किसी तरह से नए आयाम, कार्य की नई पद्धति, नए लक्ष्य स्थापित करना है, नवाचारों को में स्थापित करना है, तो संगठन की प्रत्येक इकाई की सहभागिता उसमें रहती है, अतः नवाचारों को प्रोत्साहन विकेंद्रित व्यवस्था में दिलाया जाना सरलता से हो सकता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास में वृद्धि, अर्थात विकेंद्रित व्यवस्था में जब संगठन में प्रत्येक स्तर पर सत्ता विकेंद्रित होती है, तो कार्यरत व्यक्तियों के में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी निर्णय लेने, नीति का क्रियान्वयन करने का पूरी सहभागिता को स्वीकारा जाता है, उन्हें भी सहभागी बनाया जाता है, अतः उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नीति एवं क्रियान्वयन में सामंजस्य। जैसा कि बताया कि संगठन में विकेंद्रित व्यवस्था के कारण उच्च से अधीनस्थ की ओर सत्ता हस्तांतरित होती है, विभाजित होती है, अतः नीति का निर्माण यद्यपि उच्च स्तर पर होता है, लेकिन क्रियान्वयन निम्न स्तर तक होता है, अतः नीति निर्माण और क्रियान्वयन में, अर्थात उच्च व अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बिठाना आसान हो जाता है। विकेंद्रित व्यवस्था में उन सभी के बीच में सामंजस्य बिठाया जा सकता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण की इन लाभों में विविधता का प्रसार, संसाधनों का सदुपयोग एवं उनकी सार्थक उपलब्धता, प्रतिभाओं का विकास तथा उच्च प्रबंधन का
कार्य अधीनस्थों के कार्य के बोझ को कम करना, क्षमा चाहती हूँ, सॉरी, उच्च प्रबंधन के कार्य का बोझ कम करना प्रमुख माना जाता है। विकेंद्रीकरण में मात्र प्रशासकीय कुशलता के अतिरिक्त और भी लाभ हैं। नागरिकों की व्यक्तिगत और चित्त की भावना के विकास का इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विकेंद्रीकरण में आत्मिक गुण भी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई भी सिद्धांत, कोई भी अवधारणा गुण दोषों से युक्त होती है, अर्थात किसी भी अवधारणा को हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें केवल गुण ही है और दोष नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण के दोषों के संबंध में आपको बताना चाहूंगी कि विकेंद्रीकरण की अवधारणा जहाँ एक ओर लोकतांत्रिक स्वरूप तथा कुशलता से संबंध होने के कारण गुणों से भरपूर दिखाई देती है, वह इसमें कतिपय दोष भी है। पहला, पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। जिस हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, यदि व्यवहार में देखा जाए तो समस्त सत्ता को, समस्त शक्तियों को, निर्णय लेने के अधिकारों को पूर्ण रूप से निम्न तल तक, अधीनस्थों तक विभाजित करना या विकेंद्रित करना संभव नहीं होता है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं। जब पद सोपान के विभिन्न स्तरों पर, पदों के स्तरों पर सत्ता विकेंद्रित हो जाती है, तो उच्च अधिकारी के नियंत्रण और उसके द्वारा समन्वय स्थापित करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। एक रूपता का भाव, जब सत्ता विकेंद्रित रहती है तो स्वाभाविक है संगठन में प्रत्येक व्यक्ति निर्णय लेने के लिए एक तरह से स्वायत्त होता है। अतः एक रूपता, या ये कहना चाहिए नीति के क्रियान्वयन में एक रूपता लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। साधनों एवं समय का अपव्यय, चूंकि सभी लोग इसमें निर्णय लेते हैं, अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं, अतः अनेक बार साधनों के अपव्यय की भी संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय दुष्प्रभाव, चूंकि संगठन में, प्रशासन में उच्च से निम्न तल तक सत्ता विकेंद्रित रहती है, अतः सत्ता के प्रयोग पर स्थानीय प्रभाव हावी हो जाता है और उसके कुपरिणाम सामने आने लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण ये दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, और कहाँ किस अवधारणा को लिया जाए यह कहना कठिन है। इसी प्रकार कहना कठिन है।